आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले सोमवार को व्यापारियों के द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह को दिया गया। व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी मुरारी लाल अग्रवाल की मौजूदगी में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना मांग पत्र देते हुए वर्तमान लॉकडाउन के अंतर्गत उत्पन्न हुई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कराया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को कुछ सुझाव भी प्रेषित किए गए। इस ज्ञापन के संबंध में व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी मुरारी लाल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल इस कोरोना आपदा के समय में छोटे दुकानदार जो गाँव में, कस्बों में, नगरों में, मोहल्लों में बैठे हैं, उनकी जहाँ पर दुकानें बंद हैं, उनको रोजगार के साधन छिन गए हैं। तो आज हमने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अभी हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये मांग पत्र सौंपा है। हमने मांग की है गली में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में जो भी दुकानदार बैठा है, चूँकि उसने इस दौरान बिजली का यूज़ नहीं किया है, इसलिए बिजली के नाम पर कोई भी शुल्क उस दुकानदार पर नहीं लगाया जाए। ऐसे दुकानदार जिनकी दुकान में सामान रखा हुआ है, उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, उत्तर प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लाके ऐसी कंपनियों को निर्देशित करे कि वह ऐसे समस्त माल को जो लॉकडाउन के समय लिया गया है वो दुकानदारों से वापस लें। इसके साथ तीसरी जो मांग हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से की है वो ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं, गांव में बैठी हैं, नगर में बैठी हैं, कस्बों में बैठी हैं, इस दौरान उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहां पर उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, उनके न्यूनतम चार्ज माफ़ किए जाएं, वहीं इस दौरान भी आप देख रहे होंगे कि जो ज़रूरी सामान का काम करने वाले लोग हैं, मेडिकल का काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सरकार को बहुत भारी संख्या में राजस्व भी मिला है। हम ये चाहते हैं कि जो ऐसे छोटे दुकानदार जिन्होंने नुकसान उठाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे दुकानदारों को सहायता दे। साथ ही आज हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये मांग की है कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए। इस तरह से खोला जाए, एक दिन निर्धारित कर दिया जाए, समय निर्धारित कर दिया जाए, क्योंकि लोग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से जूझ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से हमने ये मांग की है कि ऐसी समयबद्ध छूट जो लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, उस समयबद्ध छूट के साथ उस लॉकडाउन 4 को पूरा किया जाए। इन सब मांगों को लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जो आज हमने ज्ञापन दिया है वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है और उम्मीद है कि जो हमारे छोटे व्यापारी दुकानदारों का दर्द है उसको उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र की सरकार सुनेगी और ऐसी संवेदनशीलता से दुकानदार और व्यापारियों का सहयोग करेगी, जिससे ये जो कष्ट आया है उस कष्ट से उनको निजात मिल सके। सड़क पर पलायन कर रहे मजदूरों की बेबसी पर हर किसी का दिल पसीज रहा है। मजदूरों की मजबूरी को देख कांग्रेस ने यूपी में प्रवेश कर रहे कामगार मजदूरों को सुगमता से जल्द घर भिजवाने के लिए 1000 बसों को योगी सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने का पत्र और यूपी राजस्थान सीमा के बहस गांव पर 500 बसों को भेजने के बाद तेज हुई सियासत को देख योगी सरकार ने नहले पर दहला देखते हुए प्रियंका की 1000 बसों को देने की अनुमति दे दी है, जिस पर अब तक राजस्थान से यूपी में दी जाने वाली बसों का संचालन का दायित्व देखने वाले कांग्रेस के पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने योगी को अनुमति देने पर शुक्रिया देते हुए तंज कसा और कहा कि योगी जी देर आई दुरुस्त आई, अगर इस पर पहले ही विचार कर लिया होता तो आज मजदूरों की यह दुर्दशा नहीं होती। प्रदीप माथुर ने कहा कि आज भी हरियाणा यूपी बॉर्डर पर सुबह 5000 से अधिक प्रवासी मजदूर थे। जब प्रमुख सचिव व जिलाधिकारी से बात की गई तो बसों का लगातार मजदूरों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि जब पीएम फंड में सभी से सहयोग ले सकते हैं तो फिर विपक्षी पार्टी से सहयोग लेने में कैसा संकोच। हम बीजेपी की नहीं, देश की जनता के लिए सहयोग के लिए मदद करने का अनुरोध किया है। जी देखिए, हम लोग कल बराबर रात को 10 बजे तक योगी जी के आदेशों की प्रतीक्षा करते रहे। प्रियंका जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने 500 बसें अपनी फंडिंग करके राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर
बहज के पास खड़ी कराई थी और सुबह 11 बजे से लेकर शाम रात को 10 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे, परंतु अब योगी जी ने अनुमति दी है, देर आए दुरुस्त आए। और ये पलायित कर रहे मजदूर जो हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में, ना उनके पास पैरों में चप्पल है, ना खाने को भोजन है, ना पैसे हैं, उनको ये 1000 बसें एक लाभ देंगी और एक कोरम इनका काम करेंगी उनकी मदद करने के लिए। प्रदीप जी, अगर बात करें तो मजदूर जितने थे 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, ज़्यादातर मजदूर पलायन कर गए हैं, अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है, ऐसे में अनुमति मिलना? देखिए, अनुमति तो योगी जी की सरकार पिछले 1.5 महीने से सो रही थी और प्रियंका गांधी जी पिछले 10 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इस 10 दिन में यदि हज़ारों मजदूर निकल गए, यदि योगी जी और प्रधानमंत्री जब पीएम केयर फंड में पैसा सबसे मांग सकते हैं तो प्रमुख विपक्षी दल से सहयोग क्यों नहीं ले सकते? इनको ये परमिशन पहले देनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं है। आप गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे देखिए, हज़ारों मजदूर वहाँ खड़ा हुआ है। आप आज सुबह देखते हरियाणा यूपी बॉर्डर पे कोट 1 पे कम से कम 5000 मजदूर था। मजदूर रोज़ आ रहा है और जा रहा है। आज भी सुबह मुझे कलेक्टर मथुरा से कहना पड़ा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल से बात करनी पड़ी, अवनीश अवस्थी जी को फ़ोन मिलाना पड़ा, तब वहाँ बसें पहुँची हैं यूपी रोडवेज़ की। और इसका श्रेय भी मैं प्रियंका गांधी जी को दूंगा कि योगी जी कुंभकर्णी नींद से जागे तो सही, उन्होंने बसें भेजी तो सही, और उसके बाद उत्तर मथुरा बॉर्डर से, हरियाणा बॉर्डर से 37 यूपी रोडवेज़ की बसें उन पलायित कर रहे मजदूरों को लेके गई हैं। बताइए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रमुख सचिव की तरफ से पत्र भी जारी हुआ है कि ड्राइवरों के नाम की सूची दें, बसों के नंबरों की जानकारी दें। क्या मानते हैं सबको? नहीं, देखिए, वो सब तो देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। कोविड-19 का समय है और सब लोग सुरक्षित जाने चाहिए, सुरक्षित पहुंचने चाहिए। जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो बसें मालिक भी पूरे करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी पूरी कराएगी। योगी जी ने को भी धन्यवाद हम देंगे कि हमने फिर से कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। योगी जी ने अपनी सहमति दी और उन्होंने, उनके अंतःकरण मन ने माना कि जब सबका सहयोग ले रहे हैं तो कांग्रेस का सहयोग लेने में क्या आपत्ति है। और जबकि कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही, इन बसों पे कोई अपने झंडे नहीं लगा रही, कोई अपने नेताओं के स्टिकर नहीं लगा रही, सिर्फ आपको बसें डीजल पेट्रोल भर के दे रही है, ड्राइवर और कंडक्टर समेत दे रही है। तो राजनीति तो बीजेपी कर रही थी, परंतु अब बातें खत्म। अब उन्होंने पत्र दे दिया है, आप उन बसों को कबूल करें और उन बसों का उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करें। कब तक ये बस ये सरकार को मिल जाएंगी? क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस ने ये कहा था कि हमें 12 घंटे के समय में हम आपको पुनः बसें उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि कल खड़ी बसें फिर वापस करी गई। वहाँ के बहज के पास जो गांव था जहाँ बसें खड़ी थी, वहाँ रेड जोन था, वहाँ के गांव वालों ने आपत्ति करी कि यहाँ बसें खड़ी रहेंगी तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोविड-19 की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन बसों को वापस करना पड़ा। अब बसें फिर से बुलाई जाएंगी, बसें की सारी फॉर्मेलिटी फिर पूरी की जाएंगी, उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर की जाएंगी और फिर ये यात्रा फिर से शुरू होगी। मथुरा में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हर कोई सतर्क है, जिसको देखते हुए सोमवार को दमकल कर्मियों द्वारा कोसी कला के हॉट स्पॉट एरिया एवं लाइफ लाइन हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया गया, जिसके साथ साथ बाजार और कोसी कला रेलवे स्टेशन पर हरियाणा यूपी बॉर्डर को भी दमकल कर्मियों द्वारा सैनिटाइज किया गया। वहीं रविवार को हरियाणा यूपी बॉर्डर से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ था, जिसको देखते हुए दमकल कर्मियों ने वहां भी सैनिटाइज किया। सैनिटाइजेशन का जो काम है वो जनपद मथुरा के अंदर जो है 25 मार्च से लगातार किया जा रहा है और सुबह शाम किया जा रहा है। जितने भी हमारे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं और अदर एरियाज़ हैं उनमें सब जगह किया जा रहा है। आज जो है हमने पूरा कोसी का जो एरिया है उसकी जो मार्केट्स हैं या जो बॉर्डर एरिया है जहाँ से हमारा जो माइग्रेट लेबर है वो पलायन कर रहे हैं, ऐसी जगह जो हैं, और एक लाइफ लाइन हॉस्पिटल जिसके अंदर से कुछ पॉजिटिव जो मरीज़ थे वो निकले थे, तो दैट्स वाई उन एरियाज़ को आज हमने फोकस किया है और उन एरियाज़ में नगर पालिका भी रेगुलर वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम करती है। लेकिन आज बड़े स्केल के ऊपर हमने सारी गाड़ियां जो है अपनी उसमें लगा रखी हैं और पूरे कोसी एरिया को हम कवर कर रहे हैं। जहां लॉकडाउन 4.0 चालू हो गया है, इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं सरकार की गाइडलाइन का पालन आम जनता नहीं कर रही।
बैंकों में राशन की दुकानों पर नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना कार्य जल्दी ही पूर्ण करने की होड़ लगी हुई है। ऐसा ही एक नज़ारा अनाज मंडी स्थित बैंकों में देखने को मिला। इस बारे में बताते हुए बैंक मैनेजर ने कहा कि भीड़ नहीं है सर, ये अपना रेगुलर पेमेंट हो रहा है सबका अपना, धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है और बाकी कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं। जैसे कि जो लोग आ जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में दिखाई नहीं दे रही थी, तो आप उस पुलिस का सहयोग लेते हैं? डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस सुबह से लगी हुई थी। अभी भी आप देखेंगे यहाँ भाई साहब बैठे हुए थे, शायद गए हुए हैं, और बाकी तो जब कोई नहीं रहता तो फिर समझाना पब्लिक को व्यर्थ है। अच्छा, एक सदोरी प्रॉब्लम के अंदर देख रहे हैं, इसलिए बाहर दोनों हमारे लिए नहीं, एक सदोरी प्रॉब्लम जा रही है, इसको आप हमें समझाइए जनता को भी कि ये जो आज जनधन के जो खाते बंद हो गए हैं उसकी वजह KYC में होंगे, तो ये इससे कैसे होंगे, कैसे खुलेंगे, क्या इसका? देखिए क्या है, ये केवल और केवल जो भी 500 रुपये भेजे गए हैं इसी के लिए लोग आ रहे हैं। खाते ऑपरेट नहीं हुए, और खाते ऑपरेट होने की एक समय निर्धारित सीमा है कि अगर 1 साल के अंदर खाता नहीं ऑपरेट होता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पैसे हम लोग यही समझा रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के बाद ये ओपन होगा, पैसे किसी के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये पैसा वापस चला जाएगा, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। और हम लोग यही समझा रहे हैं कि पैसा कहीं नहीं जाएगा। जब ये 30 तारीख जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे पहले था 17 को ओपन हो जाएगा, तो हम लोगों ने 17 के बाद बुलाया था, अभी 30 हो गया, तो 30 के बाद हम लोगों ने यही कहा कि जब आप आइएगा पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, बैंक में ही सेफ है, सबको हम लोग लिख कर भी दे रहे हैं इसी। अच्छा, जब KYC पूरी हो जाएगी तो तुरंत। कोरोना वायरस से बचाने के लिए अब तीर्थ नगरी वृंदावन में सामाजिक संगठन और पार्षद भी आगे आने लगे हैं। लोगों की थर्मल स्कैनिंग कराकर कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय व सुझाव भी बता रहे हैं। इसी के चलते मंगलवार को लोई बाजार स्थित गोविंद बाग में वार्ड नंबर 70 के पार्षद वैभव अग्रवाल द्वारा सफाई कर्मी, सब्जी बेचने वाले, ढकेल व्यापारियों को सामाजिक लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जो कि कोरोना जो एक महामारी चल रही है, इसमें सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सरकार की हो चाहे हम सभी लोगों की हो। इसी क्रम में आज हमने गोविंद बाग में जो सफाई कर्मी हैं और जो सब्जी विक्रेता हैं, जो ठेलों पर या ढकेल पर जो सब्जी बेच रहे हैं, आज उन लोगों की हमने थर्मल स्क्रीनिंग कराई है और उनके शरीर का टेम्परेचर नापा गया है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भी जगह जगह थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उसी क्रम में आज हमने वृंदावन में ये सेवा का कार्य शुरू किया है, क्योंकि सफाई कर्मी और सब्जी विक्रेता ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग हैं जो हर गली में जाते हैं, हर तमाम लोग इनसे मिलते हैं, तो इनकी सुरक्षा और इनकी जांच पहले ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हमने सफाई कर्मियों की और जो सब्जी विक्रेता हैं इनकी आज थर्मल स्क्रीनिंग की है और शरीर का टेम्परेचर नापा है मशीन द्वारा। अगर इनके शरीर का टेम्परेचर 100 से 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर आएगा तो ये मशीन अलार्म बजा देगी, जिससे कि अलर्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति को जांच की आवश्यकता है और उसमें संदिग्ध मतलब लक्षण है और उस व्यक्ति को ऊपर होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अभी तक हमने लगभग 25-30 लोगों की जांच की है। अभी तक किसी की भी जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है और सभी का टेम्परेचर लगभग 96-97 आया है, जो कि एक सामान्य है। जब निरंतर चलती रहेगी प्रक्रिया? जी, आज ही हमने सफाई कर्मियों और सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से शुरू की है। इसे हम अभी मुख्य बाज़ारों में, राशन की दुकानों पर जो भीड़ लगती है, किरानों की दुकानों पर जो भीड़ लगती है और तिराहे चौराहे पर जो भी लोग बैठे मिलते हैं और घरों में भी हम इस स्क्रीनिंग को शुरू करेंगे। नहीं, आप जो स्क्रीनिंग तो करें, किसी का आपने टेलीफोन नंबर और एड्रेस नोट किया है? इन लोग मतलब ठीक भी पाए जा रहे हैं उनके भी? लगभग जो 96 और 97 जो इसमें जांच निकल के आ रही है, ये एक सामान्य है। अगर किसी का 100 के आसपास या उसके आसपास आ रहा है, उसकी हम डिटेल लिखेंगे और उनको फिर चिकित्सकों को या CMO को बताएंगे। वार्ड नंबर 70 में घर घर जाके भी करेंगे क्या? वार्ड नंबर 70 में आज हमने सफाई कर्मियों से शुरू किया है। कल हम राशन जो विक्रेता हैं, जहाँ लंबी भीड़ लगती है, उधर करेंगे और घर घर जाके भी हम करेंगे। लॉकडाउन 4 के प्रारंभ होते ही प्रदेश सरकार ने निम्न गाइडलाइन जारी की हैं। उनमें से एक 2 पहिया वाहनों पर अब एक ही व्यक्ति सवार होकर आवागमन कर सकेगा और महिला और मरीजों को 2 पहिया वाहन पर ले जाने की छूट दी है। मंगलवार को मथुरा वृंदावन पागल बाबा के समीप चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों ने 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के सवार होने को लेकर 1 दिन के लिए छूट दी और उन्हें समझा बुझाकर यह कहा कि आगे से 2 पहिया वाहन पर 2 व्यक्ति चलेंगे तो उनका चालन संभव है। चौमुहा में सामाजिक संस्था राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना व भारतीय जनसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा बड़ौता रोड स्थित कृष्णा मैरिज होम पर क्षत्रिय वीर शिरोमणि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया।
अध्यक्ष भरत सिसोदिया व लोकेश सिसोदिया ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण कर उनके चरित्र पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे, हमें उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आज हमारे द्वारा ब्रह्मा जी की तपोस्थली कस्बा चौमुआ में पृथ्वीराज चौहान जी का जो जन्मोत्सव है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया एवं इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का भी पालन किया गया। और हम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि फ़िलहाल हमारा भारत जो है महामारी से गुजरा है, कोरोना वायरस, इससे अपना बचाव रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। आज ब्रह्मा जी की पावन तपोस्थली चौमुहा में सामाजिक संगठन भारतीय जनसेवक संघ व राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी ने मुगलों को भारत फतेह नहीं करने दिया था, ऐसे ही हमको कोरोना फतेह नहीं करने, कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे? यहाँ पे मैं खुद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और जिले के पदाधिकारी और भारतीय जनसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं। देश भर में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है। साथ ही सभी जगह के जिलाधिकारियों को प्रवासी मजदूरों की देखभाल और उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के कड़े निर्देश प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। यही कारण है अन्य प्रांतों से प्रदेश में आने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आज पंजाब से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में आई 5 बसों में भरे प्रवासी मजदूरों को अलीगढ़ जिले की सीमा में घुसते ही तहसील इगलास में स्थित श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराकर उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। साथ ही मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों से चलकर आई मजदूरों के बच्चे बुजुर्ग सभी की सैंपलिंग ली जाएगी, जिसके बाद उन सभी को उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं तहसीलदार सुरेंद्र सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद अलीगढ़ में पंजाब प्रांत से मजदूर आ रहे थे। 2 बसें शाम को आई थी जो पटियाला से आई थी। उसमें कुल 86 श्रमिक हैं पूरी जनपद अलीगढ़ के प्रत्येक तहसील के हैं। तहसील अतरौली के भी हैं, तहसील गवाना, तहसील कोल और तहसील इगलास के लोग भी हैं। इसमें 40 लोग पटियाला से आए थे जिनको होम सेलिब्रेशन सेंटर होम में ठहराया गया। मेडिकल परीक्षण उनका करा दिया गया था, खाना खिला दिए, अब वो वहीं रुके हैं। इस समय 2 बसें यहाँ आई हैं, 57 लोग इसमें कुल आए हैं जो अमृतसर से और लुधियाना से ही लोग आए हैं। उनका मेडिकल परीक्षण यहाँ चल रहा है। उसके पश्चात अभी चाय पानी की व्यवस्था की गई, खाना खिलवा दिया जाएगा, उसके बाद इनके घरों को भिजवा दिया जाएगा। सर, जो पंजाब से प्रवासी मजदूर पहुँचे, टोटल कितनी संख्या होगी इनकी? अभी 57 लोग यहाँ आए, 40 लोग उसमें आए हैं होम सेलिब्रेशन में। और सर, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है खाने पीने की? प्रशासन की ओर से अभी जैसे इनका मेडिकल परीक्षण हो रहा है, मेडिकल परीक्षण करने के बाद इनको चाय पानी की व्यवस्था है, उसके बाद खाने की व्यवस्था, खाना खिलवाया जाएगा, उसके बाद इनको खाद्य की व्यवस्था देकर इनके गंतव्य को भेज दिया जाएगा, घर को भेज दिया जाएगा। वहाँ होम क्वारंटाइन की जाएगी 21 दिन के लिए, जिसके लिए निगरानी समितियाँ प्रत्येक ग्राम में बनाई गई है। वो निगरानी समिति इनके निरीक्षण करेगी कि अपने घरों में बंद रहेंगे। जो 50 से अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए अलग से सैंपलिंग की व्यवस्था की जाएगी और सैंपलिंग जो संदिग्ध लग रहा है उसकी सैंपलिंग। यदि ये कहा जाए कि कोरोना वायरस के खिलाफ लगे लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के सामने पेट भरने का संकट आने लगा है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन पर बंटने जा रहे चिप्स और बिस्किट के पैकेट की लुटाई के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें एक वीडियो झांसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर बंटने के लिए आए चिप्स और बिस्किट के पैकेट लूटे जा रहे हैं। बताते चलें कि सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो झांसी रेलवे स्टेशन का है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन खड़ी हुई है। उक्त ट्रेन पनवेल से बस्ती जा रही थी। ट्रेन में प्रवासी श्रमिक सवार हैं। श्रमिकों को बांटने के लिए चिप्स और बिस्कुट लाए गए थे, जिन्हें देख वहां मौजूद भूख से परेशान श्रमिक स्वयं को नहीं रोक पाए। उन्होंने दौड़कर चिप्स और बिस्कुट लूट लिए। यह वाकया वहां मौजूद किसी ने अपने मोबाइल पर बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो में खाकी वर्दीधारी भी नजर आ रहे हैं, जो इस घटना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस दृश्य को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि कोरोना युग में अब आम आदमी के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया है और अब लूटपाट को तैयार है।
देखिए, स्टेशन पे जो पैकेट थे वो प्रवासी मजदूरों के लिए ही रखे गए थे। जो श्रमिक जो आ रहे हैं उन्हीं के लिए रखे गए थे, उन्हीं के खाने के लिए व्यवस्था की गई थी। बट अगर ये कुछ जो इंसिडेंट हुआ है उसको तुरंत ही हमने कवर कर लिया और उनको जो प्रॉपर रूप से उनको पैकेटों की व्यवस्था की गई उनके लिए, और उसके बाद ट्रेन रवाना हो गई। इगलास गोंडा रोड स्थित गांव कुमरपुर पर दोपहर एक ई रिक्शा को कैंटर ने रौंद दिया, जिसमें चालक की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल इगलास गोंडा रोड पर पवन कुमार पुत्र नेत्रपाल ई रिक्शा लेकर इगलास की ओर जा रहा था, तभी पीछे की ओर से आ रहा अनियंत्रित कैंटर ने लापरवाही के चलते टक्कर मारते हुए पीछे से रौंद दिया। हादसे में ई रिक्शा चालक तथा अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें उपचार के दौरान रिक्शा चालक की मौत हो गई तथा उक्त दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं रिक्शा चालक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाकी 2 घायलों को उपचार जिला अस्पताल में लगातार जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित की ओर से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। फरार चालक की तलाश की जा रही है। कल गोंडा की तरफ से एक ट्ररी ले आ रहा था, चालक था, तो इधर से अंगलाज की तरफ से एक आइसर कैंटर जा रहा था, उसने उसमें ट्ररी में टक्कर मार दी, जिसमें 2 सवार थे ड्राइवर के अतिरिक्त, तो तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल भेजा गया था, जिसमें एक पवन पुत्र नेत्रपाल, इसकी अलीगढ़ मलकान हॉस्पिटल जाकर के मृत्यु हो गई है। कैंटर को मौके से पकड़ लिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो ट्रक चालक हिरासत में लिया गया? ट्रक चालक भाग गया है। और यह हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन और बस लगातार चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की यह सारे इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर अपनी जान की परवाह न करते हुए ट्रकों में इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि बसों में देने के लिए उन पर किराया नहीं है और वह जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहते हैं। वहीं जब हमने ट्रक में सफ़र कर रहे प्रवासी मजदूर से बात की तो उसका साफ तौर पर कहना था कि कैसे भी हमको घर पहुंचना है, चाहे उसके लिए बस व ट्रक हो या किसी और का भी सफ़र तय करना पड़े। मजदूरों का कहना है कि बस के किराए के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम ट्रक में सफ़र करने पर मजबूर हैं। भाई साहब क्या करें, आप पैसे है नहीं, खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, क्या करें, परेशान है। तो सरकार ने बसें चलाई हैं, ट्रेनें चलाई हैं, बस वाले किराया मांगते हैं, पैसा है नहीं है हमारे पास, कहाँ से दें, इसलिए ट्रक वाले कोई पैसा मांगता नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। ट्रक में जाने से डर नहीं लगता? क्या करें साहब, मौत तो जहाँ भी है ऊपर भी है, क्या करें। अपने घर पहुँचना कैसे भी? घर पे पहुँचना, छोटे छोटे बच्चे हैं। लॉकडाउन के चलते एक और जहां प्रवासी मजदूरों को लेकर सभी राज्यों की सरकार अच्छे से व्यवस्थाएं कर रही है उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए, इसी क्रम में आज मथुरा के थाना कोसी कला रेलवे स्टेशन से सुबह एक श्रमिक ट्रेन रवाना की गई। ट्रेन को रवाना करते समय भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों में कहासुनी हो गई। नायब तहसीलदार राखी शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग सभी मजदूरों को ट्रेन में बैठाकर लिस्ट द्वारा चेक कर उनको खाने और पीने का सामान मुहैया कराकर ट्रेन को रवाना करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और भाजपा के एक पदाधिकारी द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की बात कही, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा इस तरह का कोई आदेश न होने पर उनको मना किया गया। इस बात पर भाजपा कार्यकर्ता विवाद करने लगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा और वहीं औकात में रहने की भी बात कही। ऐसे आरोप पहले दिए गए मीडिया के वर्जन में नायब तहसीलदार राखी शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाई, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा क्या हुआ उस बंद कमरे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नायब तहसीलदार थीं। उसके बाद उन्होंने मीडिया को दोबारा वर्जन दिया जिसमें वह मामले की लीपापोती करती नजर आई और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहकर मामले को खत्म करने की बात कहने लगी। वहीं भाजपा मथुरा की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा द्वारा बताया गया कि किसी को नीचे दिखाने की कोई बात नहीं है, गलतफहमी ना फैले, सबको कंट्रोल में रहना चाहिए। इस समय देश बड़ी महामारी से गुजर रहा है, हम सबको मिलकर कार्य करना है। इसी के साथ उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की बात से साफ इनकार कर दिया। कल एक ट्रेन हमने रवाना की थी बिहार के लिए, देवरिया स्टेशन था उसका, 4 स्टेशन और थे। उसके लिए 11 बजे हमने यहाँ कोसी स्टेशन से ट्रेन रवाना की। उसमें ये भाजपा अध्यक्ष नेता वगैरह जो हैं, हम इनके नाम तो नहीं जानते, ये लोग भी शामिल थे। इन्होंने झंडी और ये हरी बत्ती देने के लिए ये सब किया था, इन लोगों को मना किया, फिर भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती की थी। ठीक है,
अभी शासन ने आदेश दिया, जब द्वारा अभी आज सुबह 9 बजे का टाइम था ट्रेन जाने का, सारे लोगों को इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम हो गया, अभी लगभग 11:30-12 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये शासन से और जिला स्तर से ऑर्डर था कि कोई भी पॉलिटाइजेशन नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। आप लोग अधिकारी हैं, प्रॉपर वे में पूरा फुल अरेंजमेंट के साथ सैनिटाइजेशन, खाना पानी ये सब अरेंजमेंट करके लिस्ट प्रॉपर तरीके से बना के इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाएं। पूरी लिस्ट तैयार करने में हम लोग को 11 बज गया। यहाँ पे आके हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की। उसके बाद ये मीडिया और इनके साथ ये भाजपा के कुछ लोग हैं, एक मैम भी हैं और 2-3 लोग हैं, तो इन लोगों ने एकदम से भीड़ लगा ली। अभी जिला महामंत्री सतपाल चौधरी से आपकी बहस हो रही थी, ये हुआ था, यही बता रही हूँ मैं, ये हुआ था कि इन्होंने कहा कि हरी झंडी दे दीजिए, हरी झंडी दे दीजिए, हम यहाँ पे वो उसको फॉलो करेंगे, इनके जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे पॉलिटिकल मुझे नहीं मालूम। तो हमने कहा नहीं, ये अभी हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, ये सब नहीं करना है, पीसफुली इन लोगों को घर पहुँचाना है। इस बात पर वो चिढ़ गए। फिर हमने उसके तुरंत बाद बोला थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो वो मुझसे बोल रहे हैं आप नायब तहसीलदार हैं, आपके एसडीएम साहब खड़े हैं, वो कह सकते हैं, आपकी क्या औकात है ये सब बोलने की, ठीक है। और आप इनको ये करिए वो करिए, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, अभद्र व्यवहार किया है लोगों ने। क्या कहा आपसे, क्या कहा आपसे? कह रहे अरे वो तो बहुत कुछ बोल रहे थे, मीडिया पे ये सब बोलना नहीं चाहते, झंडी को लेके विवाद हुआ था। नोएडा सेक्टर 19 के शेल्टर होम में आए गाजियाबाद के रहने वाले 70 वर्षीय उद्यमी मिस्टर सचदेवा लाचार बेबस मजदूरों से मिले और उनकी पलायन की कहानी सुनी। उनकी माने तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान आज जब वे सड़कों पर देखते हैं तो उन्हें वह समय याद आ जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान से लोगों ने भारत में पलायन किया था। कई 100 किलोमीटर तक पैदल दौड़ते थे, लेकिन बस इस मंजर में और उस समय के दौर में एक ही अंतर नजर आया कि आज लोगों के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस है, लेकिन उस दौरान में कोई सुरक्षा नहीं थी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्य की प्रशंसा की। बस में बच्चों को देखा है, सारे मेरी तरह 1947 की तरह बेघर होके परेशान हैं, उनके पास कुछ सामान नहीं है, साधन नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा लिक्विडिटी डालें इनकी जेब में कि आराम से कहीं कोई अपनी सुधा कोई चीज़ चाहिए तो ले लें। बस जिस तरीके का वो मंजर था जब भारत पाक का जब पलायन होना शुरू हुआ था, वो मंजर और आज का इस मंजर क्या देखा? वो भयानक इस वक्त था कि लाशें मार काट जो दिख गया उसे मार दो, काट दो, फेंक दो, लाशें पड़ी हैं। ये भूख का मंजर है। भूख तो वहाँ भी थी, पर यहाँ थोड़ी और टाइप की थोड़ा सिस्टम में फ़र्क है, पर है वैसे ही, कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। बेघर बच्चे सारे बैठे, देखो कुछ ने कहीं जाना कि इनको अपनी जगह पता है जहाँ जाना है, पर जब पाकिस्तान से आए थे किसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। छोड़ के आ गए, जाना कहाँ पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। ट्रेन में पड़े हैं खड़े, 3 दिन हो गए, पता नहीं कब गोली मार देंगे, पता नहीं कब मुसलमान काट देंगे, पता नहीं कब हिंदू मार देंगे, पता नहीं। बस अब इनको ये पता, बस ये प्लस है इनके साथ कि इनको अपने गांव जाना है, इनको एड्रेस पता है, हमें एड्रेस नहीं पता था अपना। मैं ये फ़र्क है। जब आप फ्लाइंग करके आए थे पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो किस तरीके का वो था, कैसे पहुँचे? उसमें बड़ी लंबी कहानी है, उसको आपको समझाने टाइम लगेगा। 7 दिन लग गए हमें वहाँ। ऐसी दिक्कतें थी? इससे कहीं ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा। कितने किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा होगा, परिवार को भी लेकर चलना पड़ा होगा? आपकी उम्र में और आज की उम्र में जमीनात्मक जानता है, कैसे आप लोगों ने उसको सहन किया? बेटा कुछ बातें बताने के लिए नहीं हो सकती, उनको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो समझी जाती हैं कि इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ थी। भूख के अलावा, डर के अलावा, सब इनको किसको डर नहीं है कि बच्चे खड़े इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनको डर नहीं है। वहाँ पर डर के मारे आदमी औरतों की जान निकल रही थी, डर के मारे कहाँ पर थे। अभी क्या हो जाए, अभी कौन आ जाए, सोतों को मार दे, छीन ले, कोई किसकी लड़की उठा कर ले जाए, कोई किसकी जवान बीवी ले जाए, नेवर माइंड, तुझे पता ही नहीं था। अब ये सब सेफ़ है। यहाँ बैठे कहाँ गए पुलिस वाले बेचारे, थाने वाले, सब इनकी हिफाजत के लिए गिन के गिनती सिस्टम वहाँ भी यही था। एक एक को गिन के कैंप वाइज बैठाते थे, ध्यान करते, पर यहाँ और वहाँ बहुत फ़र्क है। वहाँ सेफ थे, यहाँ सेफ है, और कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा नहीं है। एक तरफ लॉकडाउन 4.0 का आगाज है, जिसमें लॉकडाउन में कुछ रियायतों के साथ ऑफिस, बाजार और ज़रूरत के सामान के लिए शर्तों के साथ छूट दी गई है।
वहीं दूसरे स्टेट में ऑफिस आवाजाही के लिए पास की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज बॉर्डर से आने वाले उद्यमियों, ऑफिसर वर्करों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर कालिंदी कुंज पर पुलिस चेकिंग की वजह से 2 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया। वहीं राहगीरों का कहना है कि वह लोग कम से कम 1 से 1.5 घंटे कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम में फंसे थे। मैं बदरपुर से आ रहा हूँ, परी चौक जाना है मेरे को। अभी कहाँ पे आप जाम में फंसे हुए हैं? ये कालिंदी कुंज में। अच्छा, कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया मेरे को फंसे हुए। क्या पास वास है आपके पास? नहीं, मैं अभी ओला से बुकिंग लेके जा रहा हूँ मैं इन सर को छोड़ने के लिए। बिना पास वालों को तो एंट्री दी नहीं जा रही है, तो आप कैसे जाएंगे बॉर्डर पार करके? तो अब नहीं जाएंगे तो फिर वापसी मोड़ना पड़ेगा मेरे को। एक तरफ तो पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और हर जगह गरीब व जरूरतमंद को लोग खाना व अन्य सामग्री वितरित कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना रह पाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली क्षेत्र के सबौता गांव में बड़े पैमाने पर सरकारी गेहूं चावल जमा किया हुआ था ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके, जिसके चलते एक गोदाम से एक कैंटर गाड़ी में भरकर भारी मात्रा में गेहूं व चावल ले जाया जा रहा था। एक ग्रामीण सोनू ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, जिस पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए तुरंत मौके पर पहुंच गए और गोदाम से गाड़ी में भर कर ले जाए जा रहे चावल व गेहूं को जब्त कर लिया। साथ ही जिला प्रशासन ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी खाद्य पूर्ति विभाग ने दी। इसके बाद विभाग की टीम ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। मामला ये है महोदय जी कि मेरे गांव सावोता में एक ललित गोयल पुत्र रामबाबू गोयल और उसका चाचा ब्रजपाल गोयल पुत्र लक्ष्मी नारायण गोयल एक गिरोह चलाते हैं और वो दिन रात कालाबाजारी करते हैं। दूध में मिलावट भी मैंने करते हुए पकड़ा गया था। इसकी शिकायत मैंने IGRS पोर्टल के माध्यम से की है। उसके बाद मुझे धमकियां मिल रही हैं। उसी दिन से आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है ललित गोयल को चावल और गेहूं भरवाते हुए राशन डीलरों से खरीदता है। जी, आज क्या कुछ हुआ है जरा उसके बारे में बताएं। आज मुझे सूचना मिली थी कि ट्रक में जिसका नंबर है UP 81 BT 9959, उसमें ट्रक में अवैध चावल राशन डीलरों से खरीदे हुए और गेहूं बेचे जा रहे हैं। उसी मौके पर मैंने जाकर वीडियो बनाई और तत्काल ही नायब तहसीलदार और SDM महोदय को सूचना दी। उस मौके पर नायब तहसीलदार जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अब क्या कुछ इस ट्रक में क्या कुछ होने की संभावना आपको लग रही है? मैं उम्मीद करता हूँ शासन से, प्रशासन से और जनता से भी कि इस कालाबाजारी पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। और मैं किसान हूँ, किसान संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसके बारे में बताओ, इसमें क्या कुछ हो सकता है ट्रक में? इसमें गेहूं है, अवैध चावल हैं और इतने ही कट्टे जितने इस ट्रक में, इससे ज्यादा मात्रा में दुकानों में भरे हुए हैं। 3 दुकानें किराए पे ले रखी हैं, 4 दुकानें और 4 दुकानों में भरे हुए हैं। मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग जयसिंहपुरा में 800 मीटर RCC सड़क का निर्माण सन 2006 से 2008 तक महीनों आंदोलन के बाद कार्य संपन्न हुआ था, लेकिन करोड़ों की लागत से बनी सड़क को आज तोड़ दिया गया। जल निगम कार्यदायी संस्था द्वारा पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। इसी के चलते तारा चंद्र गोस्वामी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते अलीगढ़ में गाड़ी चोरी का मामला सामने आया है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के जीवन ज्योति हॉस्पिटल का है। आपको बता दें, सोनू कुमार नगला मौलवी का रहने वाला है। सोनू ने बताया कि वह हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में कार्य करता है। रोज की तरह नाइट शिफ्ट करने 9 बजे अपने घर से निकला। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल पैशन प्रो नंबर संख्या UP 81AW 4450 हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ी कर दी और हॉस्पिटल में चला गया। रात भर कार्य करने के बाद जब घर लौटने के लिए गाड़ी को देखा तो वहां गाड़ी नहीं दिखी। सोनू ने गाड़ी को आसपास देखने के बाद हॉस्पिटल के CCTV कैमरे को चेक किया, देखा कि एक शख्स घूमता दिखाई दे रहा है। वह मुंह पर गमछा बांध रखा है। इधर उधर घूमने के बाद बड़े ही आराम से गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गया। सोनू ने बताया, पहले भी हॉस्पिटल स्टाफ की एक बाइक भी इस तरीके से उठ चुकी है। पूरे मामले में सोनू ने थाना बन्ना देवी को लिखित तहरीर दे दी है। पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूँ। कल रात मैं हॉस्पिटल आया था अपनी नाइट ड्यूटी करने बाइक से, जिसका नंबर UP 81AW 4450 है, जो पार्किंग में खड़ी की थी। सुबह जब मैं ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा था तो देखा कि बाइक पार्किंग में नहीं है। फिर मैंने हॉस्पिटल के CCTV कैमरे चेक कराए तो देखा कि एक व्यक्ति रात करीब 11:30 बजे वो मेरी बाइक को चुरा के ले जा रहा है। इसकी सूचना मैंने 112 पर दे दी है और थाना बन्ना देवी में इसकी तहरीर दे दी है। अब देखते हैं इसकी आगे क्या कार्रवाई करते हैं।
अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के गांव बहादुरपुर में दबंगों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव में हो रही एक नाबालिग बेटी की शादी रोकने के लिए 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। जब इस बात की भनक दबंग लोगों को हुई तो पहले उन दबंग लोगों ने इस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी और मौका मिलते ही दबंगों ने युवक के घर घुसकर उसकी हत्या कर दी। मृतक मनरेगा मजदूर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की कार्रवाई कर रही है। बात ये हुई थी जी, इसने 112 पे फ़ोन कर दिया क्योंकि एक नाबालिग लड़की से शादी हो रही थी। कौन लोग थे जिसकी शादी हो रही थी? वो जाट लोग थे। अच्छा, जाटों में थे। तो और इसने फ़ोन कर दिया। रात में शादी तो हो गई, लेकिन सुबह आके पहले तो वो धमकी दे के गया, फिर आधे घंटे बाद उसको क्या धमकी दी थी? जान से मारना है मुझे आज। अच्छा, फिर घर पे कोई नहीं दिखा, मियाँ बीवी दोनों घर पे थे और बीवी के सामने गला दबाकर जान से मार दिया। कौन थे मारने वाले, क्या नाम था उनका? विकास और अमित और सोमवीर सिंह, पालेराम। अच्छा, ये बताइए शादी कब हो रही थी गांव में? शादी कल हुई थी और सुबह मार दिया? सुबह मार दिया। पुलिस को सूचना दी थी फिर? हाँ, 112 पे इन्फॉर्मेशन की पहले, फिर उसके बाद और भी पुलिस आई, फिर मुकदमा दर्ज करा? मुकदमा दर्ज हो चुका है। नहीं, एक अतरौली में एक सूचना आई थी। वो मनरेगा में मजदूरी करता था। मनरेगा मजदूरी करके आए तो उसके घर पर कोई बात हुई होगी, उसमें इसकी डेथ हो गई है। तो फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर विजिट कर लिया है। उसके बकायदे फ़ोटोग्राफी वगैरह हम लोगों ने करा लिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही से कन्फर्म होगा कि उसकी हत्या कैसे हुई है, उसकी क्या क्या चोटें आई हैं। उसके बाद से इसमें आगे विस्तृत इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी परिवारजन ने कोई इसमें तहरीर दिया नहीं है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी सभी का जो उसमें साथ वहाँ मौके पर है उसको एकत्रित कर लिया गया हम लोगों ने। पूरे प्रकरण की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने इसमें आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या वजह रही थी और कहाँ का मामला है? अभी ये चूँकि विवेचनाधीन है और वो बॉडी का अभी कुछ स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अतरौली थाना है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो जब पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम में कुछ बातें आ जाएंगी और फॉरेंसिक टीम हमारी दी गई है और मौके पर और सब लोग इसमें जांच हो रही है। तो उससे जो आएंगे, जो तथ्य इसमें आएंगे और परिवारजन अब जो तहरीर दे रहे हैं, जो तहरीर देंगे अभी और तहरीर अभी दिया नहीं है, तहरीर देते हैं उस पर क्या आरोप लगाते हैं तो उसका समेकित करते हुए इसमें कार्रवाई करेंगे। परिवार का आरोप है कि पीट के हत्या की गई है? नहीं, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। अभी थाने में कोई तहरीर आई नहीं है, लेकिन हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी हत्या का और उसकी मृत्यु का कारण क्या है। प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन 4 में व्यापारियों द्वारा दुकान खोले जाने की मांग को देखते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो, इसे ध्यान में रखते हुए बाजार को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में नियमानुसार खोलने की बात कही है। इसी के चलते मंगलवार को व्यापार मंडल और व्यापारियों के साथ कोतवाल प्रभारी ने आज मंडी चौराहे पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। इस पर कोतवाली प्रभारी संजीव दुबे ने कहा कि व्यापारियों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसी के साथ व्यापारी नेता आलोक बंसल ने कहा कि नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल काफ़ी समय से प्रयासरत रहा था कि लॉकडाउन फर्स्ट, सेकेंड और 3 जब लागू हुआ था तब केंद्र सरकार और मुख्य सचिव की यूपी सरकार की गाइडलाइन थी, उसमें नगर निगम सीमा क्षेत्रों को खोलने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई थी। उसके बाद भी नगर स्तर में कोई व्यापारी कोई कोरोना पेशेंट ना होने का आधार मान के हम लगातार इस प्रयास में थे कि वृंदावन का बाजार खुले और व्यापारियों के एवं यहाँ के स्थानीय नागरिकों के सामने जो रोजगार की समस्याएं हैं वो दूर हों। कल जब रात को मुख्य सचिव का गाइडलाइन जारी हुई उसमें स्पष्ट तौर पे नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी बाज़ारों को खोलने का व्यवस्था चालू की गई थी। उसी को आधार मानकर हमने आज सुबह से ही प्रयास किया और माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रयासों से जिलाधिकारी महोदय पे प्रयास किया, क्योंकि जब नगर निगम पिछली जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें नगर पंचायतों को जो छूट मिलनी चाहिए थी वो 11 दिन बाद मिली। ऐसा मथुरा वृंदावन के साथ ना हो, हमें इसी चीज़ की चिंता थी, इसीलिए हम प्रयासरत थे। माननीय सांसद, माननीय विधायक पूरन प्रकाश, प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए कल भी मैं पूरे दिन मथुरा रहा और आज भी अब मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले ही वृंदावन आया था। डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य अधिकारी, एसडीएम से भी आज हमने अन्य व्यापारियों को सहूलियतें देने के लिए ज्ञापन दिया गया है।
इसके लिए हमारी युवा इकाई के और हमारे वृंदावन के महामंत्री हमारी युवा इकाई के अंकित बाश ने मेरा हर जगह सहयोग दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। हमारे हरिओम जी ने भी विशेष प्रयास करते रहे लगातार, इनका भी हमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। लकी जी हैं, सब व्यापार मंडल का, व्यापारियों का। आज क्या बात हुई? व्यापार खुलने की जहाँ तक बात हुई है वो परसों से खुलने की संभावना है। और इवन के यहाँ हिसाब से यहाँ बाजार खुलेंगे, अर्थात एक दुकान खुलेगी, उसके बगल वाली दूसरी दुकान बंद रहेगी। मेडिकल की दुकानें, मेडिकल, दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इस किराने की दुकान भी फिलहाल ओड इवन के हिसाब से, अर्थात एक दिन खुलेंगी और एक दिन खुलेंगी और एक दिन बंद रहेंगी। जी, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब दुकान एक खुलेगी एक बंद रहेगी, खाली दोनों को बराबर किराने की दुकान है, तो क्या एक दुकानदार परमानेंट बंद रखेगा कि अपनी? नहीं, वो एक दिन खोलेगा, दूसरे दिन दूसरा खोलेगा, और साप्ताहिक बंदी वाले दिन सबको बंद रहेंगी, अर्थात 6 दिन मिलेंगे। इस ऑड इवन में कौन कौन सी दुकानों को परमिशन मिली खुलने की? ऑड इवन में सारी दुकानें रहेंगी, केवल दूध और मेडिकल को छोड़कर। बाकी सारी दूध, सब्जी और मेडिकल ये सारे दिन खुलेंगे, सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे। बाकी की जो भी दुकान है वो एक एक दुकान छोड़ के खुलेंगी। इसमें जैसे कपड़ा व्यवसायी है, सराफा व्यवसायी है, कपड़ा सब खुलेंगी, सारी दुकानें खुलेंगी, पर एक एक दिन छोड़ के खुलेंगी। मान लो एक दुकान आज खुल रही है तो वो दुकान दूसरे दिन बंद रहेगी, उसके बगल वाली दूसरे दिन खुलेगी। मार्किंग हम व्यापार मंडल के माध्यम से मार्किंग कराएंगे, और जो भी अपनी व्यापार मंडल की टीम में लगाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार खुलवाना ही नहीं है, व्यापार खुले और कोरोना की संक्रमित ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। व्यापार मंडल की जिम्मेदारी है, व्यापारियों की जिम्मेदारी है, तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी। हम इस दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपना सार्थक योगदान है वो देने के लिए दिया है और हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और जो मतलब मास्क वगैरह का, इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का पालन करना है, फेस मास्क या बालों को ढक के रखना है, जो मास्क है वो पहनना है। एक नई बिना मास्क के ना तो दुकानदार सामान देगा, और अगर ग्राहक भी आता है तो उसको भी सामान नहीं दिया जाएगा। प्रक्रिया चालू है। आज भी जब आप मेरा बाइट ले रहे हैं, इस समय भी डीएम और एसपी सिटी वगैरह, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह की मथुरा में मीटिंग चालू है। मुझे यहाँ आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आना पड़ा, नहीं तो मैं मथुरा ही होता। हो सकता है आज रात तक कुछ निर्णय आ जाए, और अगर नहीं आता है तो हम दोबारा मथुरा जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये परसों से ये नियम लागू हों। उसके बाद जो भी वास्तविक प्रारंभिक गतिविधियां हैं, जो तैयारी हैं, उसके लिए हमको मौका मिल गया है। मतलब 21 मई, हाँ 21 मई प्रयास करेंगे कि 21 मई तक खुल जाएं। उसके अलावा दुकानदारों से मैं ये निवेदन करूंगा, जब ये व्यवस्था खुलती है, फिलहाल एक बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि कल जो भी व्यवस्थाएं पुरानी वही लागू रहेंगी, कल के लिए कोई भी छूट नहीं है। शासन का निर्देश आने पे परसों तक खुलने की संभावना है। नगर निगम के माध्यम से बाजार खुलने से पहले मैं प्रयास करूंगा कि पूरा बाजार अच्छी तरह से सैनिटाइजर हो जाए, और जो भी व्यवस्थाएं ई रिक्शा वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको कोतवाली प्रभारी के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बाज़ारों में भीड़ भाड़ भी ना होवे, लोगों का रोजगार भी चले, और हमें एक संदेश दे सकें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।